नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है अपनी संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हम हर एक छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच पर हर खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, उनका सबसे पहले रुख कर लेते हैं हमारी टॉप लाइंस में। सबसे पहले बात होगी न्यूज पंच में बम्पर सेल वाली देसी दिवाली की। जी हां, दिवाली पर बम्पर सेल हुई है। चीनी उत्पादों के कंपैरिजन में इस बार स्वदेशी सामान ज्यादा बिके हैं। किन किन क्षेत्रों में दिवाली इस समय ज्यादा रोशन हुई है और कारोबारियों में इस बार कैसा उत्साह दिख रहा है, अर्थव्यवस्था को कैसा मिला है बड़ा बूस्ट इस दिवाली से, बताएंगे आपको न्यूज पंच में। साथ ही जिस अगली खबर पर हमारी नजर रहेगी वो है चंडीगढ़ से जुड़ी हुई खबर। जी हां, चंडीगढ़ में पूर्व डीजीपी के बेटे अखिल की मौत में कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं और हर रोज एक नया ट्विस्ट आया है। आज क्या चंडीगढ़ के पूर्व डीजीपी ने अपने वक्तव्य में कहा है, अपना पक्ष रखते हुए कहा है, ये आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे आपको क्या है पूरा मामला। और जिस आखिरी खबर पर न्यूज पंच में हमारी नजर रहेगी वो अंतर्राष्ट्रीय जगत से ईरान से जुड़ी हुई यह खबर है, जिसमें ईरान में गरीबों के साथ क्या दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है हिजाब को लेकर। हिजाब का कानून बहुत सख्त है ईरान पर क्या पावरफुल लोगों के लिए भी ये सामान है, बताएंगे। ये खबर भी आपको विस्तार के साथ न्यूज पंच में। आइए न्यूज पंच की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली और प्रमुख खबर की बात कर लेते हैं, जो है दिवाली से जुड़ी हुई। दिवाली पर इस समय हुई है बम्पर सेल। एक समय ऐसा था जब दिवाली पर ज्यादातर चीनी उत्पादों का बोलबाला रहता था। आज चीनी सामान को छोड़ भारतीय मेड इन इंडिया सामानों पर भरोसा जता रहे हैं। और इस बार दिवाली पर देश की बाजारों में छप्पर फाड़ धन वर्षा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को देश ने अपनाया भी और जमकर खरीदारी भी की, जिससे देश का पैसा देश में ही रिजर्व हुआ। इस बार दिवाली पर स्वदेशी सामानों की खूब बिक्री हुई है, जो पिछले साल की तुलना में 25% ज्यादा सेल है। 2025 की दिवाली ने इतिहास रचा है। जीएसटी दरों में सुधार के बाद बम्पर सेल में 6 लाख करोड़ से ज्यादा की बिक्री हुई है। तो दिवाली सीजन में इस बार रिकॉर्ड कारोबार देखा गया है। दिवाली पर अर्थव्यवस्था को एक बड़ा बूस्ट यहां से मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बोल चुके थे कि गर्व से कहो स्वदेशियों और गर्व से मेड इन इंडिया के सामान को खरीदो, क्योंकि ये देश का पैसा है और देश में रहना चाहिए। और ऐसे में दिवाली में जब जीएसटी दरों में सुधार आया, उसके बाद से ही जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा था। और इस जीएसटी बचत उत्सव के बाद हमने देखा कि रिकॉर्ड कारोबार देखने को मिला। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आंकड़े साफ तौर पर बता रहे हैं कि 6 लाख करोड़ से ज्यादा की इस बार बिक्री हुई है। कैट की रिपोर्ट बता रही है, जो व्यापारियों का सबसे बड़ा संगठन है, कि इस बार दिवाली सीजन में रिकॉर्ड कारोबार हुआ है। 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार इस दिवाली में हुआ है और कई अलग अलग क्षेत्रों में रिकॉर्ड बिक्री देखी गई है। 5,40,000 करोड़ रुपए का सामान जो है वो बिका है। 65,000 करोड़ रुपए सेवाओं से आए हैं। 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इस बार कारोबार देखा गया है। और देश के 60 प्रमुख बाजारों में किया गया है ये सर्वेक्षण, जिसमें ये पाया गया है कि दिवाली में इस बार और रोशन हुई है दिवाली, और स्वदेशी सामानों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है और लोगों ने इसको सराहा भी है, अपनाया भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल नारा अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है, जब से जीएसटी सुधार हुए हैं। और दिवाली पर जो बम्पर सेल हुई है, इसकी ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि अर्थव्यवस्था यहाँ मजबूत होती हुई नजर आ रही है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि जीएसटी सुधारों में कैसा दिखा है इस बार असर, और दिवाली पर कैसी रही है इस बार की रिकॉर्ड वृद्धि। बिक्री में ग्रामीण अर्ध शहरी इलाकों का 28% योगदान रहा है। साथ ही आपको बता दें, ट्रेडर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 7.8 से बढ़कर अब 8.6 हुआ है। इसके साथ साथ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स 8.4 तक पहुंचा है। दिवाली सीजन में बाजारों में खचाखच भीड़ देखने को मिली है। रौनक इस बार अलग ही थी, क्योंकि बचत उत्सव मनाया जा रहा था।
लोगों में खरीदारी का एक अलग उत्साह और रौनक दिख रही थी और आत्मनिर्भर भारत की ताकत इस बार की दिवाली बनी है। इतिहास रचा गया है, नए कीर्तिमान यहाँ रचे गए हैं, रिकॉर्ड बम्पर सेल हुई है, कारोबारियों में एक अलग ही हर्षोल्लास देखा गया। उनकी दिवाली भी इस बार ज्यादा रोशन हुई है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से ये चेंज दिखने को मिला है। साल 2021 से लेकर 2025 के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, पिछले 5 सालों के। 2021 में 1.25 लाख करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी, 2022 में ये 2.5 लाख करोड़ रुपए हुआ और उसके बाद 2023 में भी ये बड़ा 3.75 लाख करोड़ रुपए हुआ। 2024 में बढ़कर ये 4.25 लाख करोड़ हुआ है और 2025 में ये 6 लाख करोड़ पार कर गया है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 25% ज्यादा है। आइए अब आपको अगले ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन किन क्षेत्रों में इस बार दिवाली की रौनक अलग ही बिखरी है, और वो है राशन सामग्री और रोजमर्रा के सामान में 20% का इजाफा यहाँ दिखने को मिला है। सोने और आभूषण में भी 10% की बिक्री जो है वो ज्यादा हुई है। हालांकि सोने का भाव इस समय ज्यादा, लेकिन फिर भी लोगों में सोना खरीदने का एक अलग ही उत्साह दिवाली के मौके पर रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और बिजली उपकरण में 8% की वृद्धि देखी गई है। वहीं टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद में 7% की इंक्रीज देखा गया है। इसके साथ साथ दिवाली का समय होता है, लोग नए नए कपड़े पहनना चाहते हैं, इसलिए रेडीमेड कपड़ों में भी 7% का इजाफा देखने को मिला है। घरेलू सजावट का सामान, दिवाली का समय होता है, लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, लोग अपने घरों को सजाते हैं, उस सजावट के सामान में भी स्वदेशी की भावना साफ तौर पर दिखी है। आर्थिक मजबूती यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें, फिर हम मिठाई और नमकीन की बात करें, कपड़ा और वस्त्र उद्योग की बात करें, पूजा सामग्री की बात करें, या फिर फल और सूखे मेवे की बात करें, सभी इन क्षेत्रवार तरीके से इन सभी सेक्टर्स को देखा जाए तो इसमें अभूतपूर्व प्रगति और वृद्धि देखने को मिली है। आइए अब आपको बताते हैं कि क्या क्या प्रतिक्रिया आ रही है अलग अलग क्षेत्रों से, जो ये देख रहे हैं कारोबारी कि कैट की रिपोर्ट साफ तौर पर दर्शा रही है कि इस बार आत्मनिर्भर भारत की दिवाली बनी है, वोकल फॉर लोकल की दिवाली बनी है और स्वदेशी दिवाली बनी है। दिवाली के फेस्टिवल व्यापार में एक मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 5,40,000 करोड़ रुपए का कुल व्यापार हुआ। वहीं सर्विस सेक्टर ने भी लगभग 65,000 करोड़ रुपए का व्यापार किया। रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 72% व्यापारियों ने बताया कि उनके व्यापार में जो बढ़ोतरी हुई है वो जीएसटी में रेट कम करने के कारण से हुई। इस साल इस व्यापार में लगभग 25% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं 87% उपभोक्ताओं ने स्वदेशी सामान खरीदा है। दिवाली के तुरंत बाद अब शादियों का सीजन शुरू होगा, जो 1 नवंबर से 14 दिसंबर तक चलेगा, और उसके बाद फिर एक बार फेस्टिवल शुरू होंगे 14 जनवरी संक्रांति से, और उसके बाद फिर शादियों का एक सीजन शुरू होगा। तो इस समय हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मोहित का रुख करेंगे। मोहित, इस बार दिवाली पर डबल धमाका देखने को मिला है, बम्पर सेल हुई है, अर्थव्यवस्था को एक बड़ी मजबूती यहां देखने को मिली है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो नारा वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी को भारतीयों ने अपनाया भी, सराहा भी और खरीदारी में भी ये दिखा। बिल्कुल भावना, आप सही कह रहे हैं। 12 मई साल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली मर्तबा, जब देश कोविड से जूझ रहा था, पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी, तब उन्होंने वोकल फॉर लोकल की बात कही थी। और उसी साल 2020 में लाल किले की प्राचीर से जब देश के प्रधानमंत्री वोकल फॉर लोकल को मजबूती देने की बात करते हैं, तो यकीनन 140 करोड़ की जनसंख्या, हमारा पूरा देश उनके इस विजन और मिशन को पूरा करने में जुट जाता है। यही वजह है कि साल 2025 की दिवाली पर बम्पर सेल हुई है, और आप समझिए कि ये सेल का जो पटाखा फूटा है और इसकी धमक बहुत दूर तक सुनाई पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वदेशी अपनाने की पहल का असर ये हुआ है कि 6 लाख करोड़ से ज्यादा की बिकवाली हुई है, और इसीलिए इस बार ये स्वदेशी दिवाली हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि स्वदेशी अपनाइए, वोकल फॉर लोकल करिए, आप समझिए कि ये देश, यहाँ के 140 करोड़ लोग 5,40,000 करोड़
से ज्यादा की खरीदारी करते हैं, 65,000 से ज्यादा करोड़ की जो ट्रांसपोर्टेशन से हमें मिलता है, तो देश 6 लाख करोड़ की बिकवाली दर्ज करके एक अलग इतिहास लिखता है। ये वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो एक आम गांव गरीब के आदमी को, जो चप्पल पहनने वाला आदमी है, उसको हवाई जहाज के सैर कराने की सपना दिखाते हैं और वो सपना पूरा भी करते हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो आयुष्मान कार्ड से लाखों लाख गरीब परिवारों का इलाज करवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही पहल है कि हर किसी को सर पर छत मिली, हर गांव गरीब किसान को उसका पक्का आशियाना मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही विजन और मिशन का कमाल है कि हर तरफ आपको जो है वो दिवाली में भी देखने को मिली, जब बम्पर सेल हुई, कारोबारियों में उत्साह एक अलग तौर पर देखा गया और दिवाली उनकी इस बार ज्यादा रोशन हुई। मोहित, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर जो है वो पंजाब से जुड़ी हुई है और पंजाब से जुड़ी हुई है। चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ की जब बात कर रहे हैं तो सियासत, रिश्ते और ताकत यहां पर देखने को मिली है, क्योंकि चंडीगढ़ के पूर्व डीजीपी जो हैं, उनके बेटे अकील की मौत का मामला अनसुलझा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस मर्डर मिस्ट्री पर सस्पेंस बरकरार है। मौत की गुत्थी में अब नए नए ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। अकील की डेथ मिस्ट्री में कई अनकहे सवाल इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अकील की मौत के पीछे क्या कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। पंचकुला में हत्या और साजिश की एफआईआर दर्ज हुई है। मरने वाले बेटे ने एक वीडियो में अपने पिता पत्नी पर अवैध संबंधों के आरोप लगाए थे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला है, जिसे देखते हुए अकील के पड़ोसी शमसुद्दीन ने अकील के पिता मोहम्मद मुस्तफा, अकील की मां रजिया सुल्ताना जो पंजाब की पूर्व मंत्री हैं, अकील की बहन और पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं परिवार ने इसे लेकर अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है, इस पर भी खास बात करेंगे। लेकिन 16 अक्टूबर की यह वारदात है जहां संदिग्ध परिस्थितियों में ये मौत हुई है और अकील के पिता ने भी अपना पक्ष रखा है। कहा है कि मेरा बेटा 18 साल से ड्रग्स ले रहा था और ड्रग्स लेते वक्त ये वीडियो उसने बनाया था और उन्होंने कहा कि मैं भी जानता हूं कि जो एक पिता अपने बेटे को खोता है वही उसका दर्द जानता है। लेकिन जो ये मर्डर मिस्ट्री है वो इशारा कई उन सुलझे सवालों की ओर कर रही है, क्योंकि इस मामले में हर रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको ये पूरा मामला बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला, कब ये वारदात हुई और उसके बाद से क्या क्या घटनाक्रम इसमें रहा है। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की मौत का ये मामला है। 16 अक्टूबर की रात को ये घटना घटी जाती है और कहा यह जाता है कि दवा के ओवरडोज से अकील की मौत हुई है। लेकिन उसके बाद मामला एक अलग ट्विस्ट लेता हुआ नजर आता है और एक के बाद एक यू टर्न यहाँ आते हैं। अकील की मां रजिया सुल्ताना जो पंजाब की पूर्व मंत्री हैं, वो भी इस मामले में, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शक के घेरे में आती हैं और अब पूरा परिवार, जिसमें अकील के पिता, अकील की मां और अकील की पत्नी, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं शक के घेरे में है। पड़ोसी ने परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, कहा कि कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं और अकील की मौत कुछ ऐसे कारणों से हुई है जिसमें उसके पिता की भी इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। आइए आपको बताते हैं कि वीडियो से कैसे ये उलझा है मामला। एक वीडियो वायरल होता है, उस वीडियो में अकील क्या कह रहा है। 2 वीडियो वायरल से ये मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है और ये वीडियो आग की तरह इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पहला वीडियो अकील का परिवार पर आरोप है और उन्होंने ये कहा था अकील ने कि मेरी मौत हो सकती है, कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। पूरे परिवार पर हत्या का साजिश रचने का आरोप है। साथ ही वीडियो में अकील ने पिता और पत्नी के अवैध संबंधों की भी बात यहाँ कही है। वीडियो सामने आने पर पड़ोसी ने दर्ज कराई शिकायत और अकील के पिता, अकील की मां, अकील की पत्नी और बहन पर आरोप है। यानी पूरा परिवार इस समय शक के घेरे में है। आइए अब दूसरी वीडियो के बारे में बात करते हैं। दूसरे वीडियो आने के बाद नई खलबली इस मामले में हो गई और अकील ने पहले लगाए थे आरोपों को बताया है गलत। अकील ने पहले लगाए आरोपों को बताया गलत
और जब वीडियो बनाया तो बोला कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। यही उनके पिता का भी कहना है। पिता ये कह रहे हैं कि 18 साल से मेरा बेटा ड्रग ले रहा था और ड्रग की लत उसको थी और उसने तभी उसी समय इस तरीके का वीडियो बनाया था। आइए हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। गुरमीत, क्या अकील के पिता ने भी कोई अपना पक्ष यहाँ रखा है और किस तरीके से अब जांच के घेरे में ये पूरा परिवार आ चुका है? पूरे मामले में जो एफआईआर रजिस्टर होती है वो 20 अक्टूबर को होती है और तभी इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आता है, क्योंकि 16 अक्टूबर को जो मौत हुई थी पूर्व डीजी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की, उसके बाद कोई ऐसा संशय नहीं था कि एक नॉर्मल डेथ भी वो लग रही थी। मगर जब 20 अक्टूबर को एफआईआर रजिस्टर होती है, एक वीडियो सर्फेस होता है सोशल मीडिया पर, तो कई तरह के सवाल उठते हैं। सबसे पहले सिलसिलेवार ढंग से अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि 16 अक्टूबर को अकील की अचानक तबीयत खराब होती है और ये परिवार, आपको बता दें, हरियाणा के पंचकुला में रहता है। पंजाब में डीजी रहे हैं मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी भी पंजाब में कैबिनेट मंत्री रही है, मगर हरियाणा में सेक्टर 4 पंचकुला में ये परिवार रहता है, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। अब वहां से सिविल अस्पताल ले जाया जाता है, वहां पर मृत डिक्लेयर किया जाता है अकील को। उनकी मौत के बाद एक वीडियो अकील का वो सामने आता है जिसमें कि 2-3 पॉइंट जो है काफी अहम होते हैं। उसमें वो ये दावा करता है कि मेरी पत्नी और मेरे पिता के अनैतिक संबंध है, जो कि उसने साल 2018 में शादी के ठीक 1 साल बाद आइडेंटिफाई किए थे या फिगर आउट किए थे। उसके बाद उसने ये दावा किया कि उसे एबडक्ट कराने की कोशिश की जा रही है या झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है और परिवार ही इस अकील अख्तर को मारने की कोशिश कर सकता है। दावा अकील ने किया था। इसके साथ ही उसका कहना था कि जितना भी पैसा है, जितने भी फाइनेंसेस है, उस पर पूरा परिवार का कंट्रोल है और उसे किसी भी समय मरवाया जा सकता है। अब जब ये वीडियो सरफेस होती है तो कई तरह के सवाल परिवार के ऊपर उठते हैं और 20 अक्टूबर को शमशुद्दीन चौधरी नाम का शख्स, जो कि ये दावा करता है कि वो अकील अख्तर की मां, जो कि पंजाब की पूर्व कैबिनेट मंत्री है रजिया सुल्ताना, उनका पड़ोसी है, उसके द्वारा एक एफआईआर रजिस्टर करवाई जाती है, कंप्लेंट दी जाती है पंचकुला पुलिस को। 3 दिन पंचकुला पुलिस इस मामले में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है और 20 अक्टूबर को एक एफआईआर रजिस्टर होती है बीएनएस की धारा 103 सबसेक्शन 1 और इसके साथ ही बीएनएस की धारा 61 के तहत। तो पूरा परिवार इस समय शक के घेरे में है गुरमीत, और अकील के पिता पर पूरा शक यहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अकील के पिता ने भी अपना यहाँ पक्ष रखा है। देखना होगा कि पुलिस की जांच आगे कैसे बढ़ती है और ये मामला अब उलझने की जगह सुलझता हुआ नजर आता है कि नहीं। फिलहाल गुरमीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद न्यूज पंच में खबर होगी ईरान से जुड़ी हुई कि ईरान में गरीबों के साथ दोहरा रवैया क्यों। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर रुख करते हैं, बात करते हैं ईरान की। एक खास शादी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है इस समय। इस एक वीडियो ने ईरान की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। ईरान में महिलाओं पर हिजाब ना पहनने पर सख्त पहरे हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता के गलियारों में उन्हीं नियमों का सरेआम उल्लंघन इस शादी में देखा गया। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि ये कोई आम शादी नहीं है, यह है ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के खास सलाहकार अली शमखानी की बेटी की शाही शादी। शमखानी की बेटी ने शादी में ऐसे कपड़े पहने जिसे पहनने की इजाजत ईरान में नहीं है। शमखानी की बेटी फातिमा की तेहरान के लग्जरी होटल में शादी होती है और शादी के दौरान वो एक सफेद गाउन में नजर आती हैं, जहां उनके सर पर हिजाब गायब था। सवाल अब ये उठ रहे हैं, आलोचक ये बोल रहे हैं कि ईरान में हिजाब को लेकर ये दोहरा रवैया क्यों। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और समझते हैं कि ईरान में क्या है हिजाब को लेकर सख्त कानून। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कैसे इस शाही शादी पर बवाल मच चुका है।
सर्वोच्च नेता खामेनेई के करीबी की बेटी की शादी है और ये करीबी हैं शमखानी की बेटी, जिनकी शाही शादी है। शाही शादी का ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो हिजाब का सख्त कानून महिलाओं पर है ईरान में, वो सत्ता के गलियारों में दिख नहीं रहा। ये वीडियो आग की तरह फैल रहा है, इस समय सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है। दुल्हन के सर पर पारदर्शी घूंघट मुश्किल से ढका है और शमखानी की पत्नी का सिर पर भी नहीं था ढका। यानी कि सत्ता के गलियारे के जो लोग हैं, क्या उन पर ये कानून लागू नहीं होता है? क्या ये कानून सिर्फ गरीब या फिर ईरान की अन्य महिलाओं पर लागू होता है? कई बड़े सवाल हैं, क्योंकि ईरान हिजाब कानून को लेकर बहुत सख्त है। इस समय हमारे संवाददाता अक्षय डोंगरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, ईरान में जिस तरीके से हिजाब को लेकर ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्यों दोहरे मापदंड यहाँ अपनाए जा रहे हैं, और ये सत्ता के गलियारों से ये आ रही है ये वीडियो वायरल। ईरान में ऐसा क्या है जो सत्ता के लोगों पर नियम लागू नहीं होते लेकिन आम लोगों पर होते हैं? बिल्कुल, आपने ठीक सवाल उठाया। और अगर देखा जाए जिस तरह से ईरान में पिछले 2 सालों से खास तौर पे अब हिजाब के जो इन्फोर्समेंट के नियम जो चल रहे हैं, उसके हिसाब से जितने प्रोटेस्ट वहाँ पर हुए, जितनी महिलाओं के ऊपर कई तरह से एक्शन लिया गया है, कईयों को जेल में डाल दिया गया है, कुछ महिलाओं की मौत भी इन प्रोटेस्ट्स में हुई है। और अगर बात की जाए कि जो ये एक माहौल इस तरह काफ़ी टेंस बना हुआ था पिछले कई सालों से हिजाब के रूल्स को लेकर, एक तरह से लिबरलाइजेशन है, ओपननेस जो ईरान की सोसाइटी में महिलाएं डिमांड कर रही है उनको लेकर, तो उसके ठीक उलट आप इस वक्त जो हम वीडियो वायरल जिसकी बात कर रहे हैं वो अली शमखानी की बेटी की शादी की है, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने हिजाब नहीं पहना हुआ बल्कि उनकी जो ड्रेस है वो भी हिजाब और जो मॉडेस्टी के रूल्स ईरान में हैं उनके ठीक उलट एक पब्लिक इवेंट जो कि उनकी शादी थी, जहां पर उनके आसपास लोग, काफी सारे लोग आए हुए थे शादी के जश्न मनाने के लिए। बहुत संक्षिप्त में आपसे पूछना चाहूंगी कि ईरान में जो हिजाब का सख्त कानून है क्या कहता है? अगर कोई महिला हिजाब नहीं पहने हुए नजर आती है तो उस पर कानून किस दायरे में उन पर जो पेनल्टी है वो लग सकती है? जी, उनके ऊपर पेनल्टी 2 महीने तक की सज़ा और उसके अलावा एक फ़ाइन का भी प्रावधान है। अगर और कई सारे केसेस में ये दोनों इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, और अगर इसके बाद भी रिपीटेड वायलेशंस होते हैं तो ये सज़ा का प्रावधान लगातार बढ़ाया जाता है। और ऐसे में जो सारी महिलाएं हैं उनको कहा जाता है कि जब भी वे पब्लिक में निकले, जब भी वे घर से अपने बाहर निकले तो अपने शरीर को, अपने बालों को पूरी तरह से ढककर निकले, और अगर उसमें कभी भी ढील होती है तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। पर सख्ती कौन तय करता है? क्या सत्ता के गलियारे के लोग ये तय करते हैं कि हिजाब नहीं पहना तो इस पर पेनल्टी लगेगी, या वहां की कोर्ट तय करती है? देखिए, वहाँ का अगर हम बात की जाए इन रूल इम्प्लीमेंटेशन की, तो अली शमखानी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वहाँ पर है, डिफेंस के टॉप एडवाइज़र है, वो खुद एक बड़े प्रोपोनेंट थे इस हिजाब कानून के। और सीधे टॉप लेवल की जो लीडरशिप है, आयतुल्लाह अली खमेनी जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है, उनसे उनके नीचे जितना भी तंत्र है वो सभी इस हिजाब कानून को इन्फोर्स कराता रहा है। लगातार कोर्ट से लेकर वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सबकी तरफ से कानून बिल्कुल साफ़ है। और ये अब ईरान के कानून में हिजाब का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पर दिया गया है कि आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सिर्फ सामाजिक एक नियम नहीं है बल्कि एक तरह से कानूनिक प्रावधान भी इसके ऊपर है कि अगर हिजाब नहीं पहना गया और हिजाब का इम्प्लीमेंटेशन रूल का नहीं किया गया तो लड़कियों को सज़ा हो सकती है। ये सज़ा बढ़ाई भी जा सकती है लगातार, और ऐसे में अगर प्रोटेस्ट किए जाते तो उनके खिलाफ लगातार दमन भी ईरान की जनता भी मांग रही है और आलोचक भी मांग रहे हैं। फिलहाल अक्षय, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात आपसे दोपहर 2 बजे होगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।